व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अप एकेडमी। मैं मयंक बालवल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बच्चों, इसका लेक्चर नंबर 1 मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है, जहां पे हमने बहुत सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में डिस्कशन किया था विद एग्जांपल। अब जो हमारे रिमेनिंग टर्म्स रह गए वो आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से टर्म्स बचे हैं। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ऑल्दो इसका नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो कोई बहुत ज्यादा वेट नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ही काम का चैप्टर है। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास जो टर्म है वो टर्म है परचेजेस। ध्यान दीजिएगा, परचेजेस वर्ड जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है परचेज ऑफ गुड्स के लिए। देयर इज डिफरेंस बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स। आप जब भी एसेट्स परचेज करेंगे आप एसेट्स अकाउंट ओपन करिएगा। मतलब अगर आपका गारमेंट्स का शोरूम है और अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं तो आप फर्नीचर अकाउंट ओपन करिए। आपका गारमेंट्स का शोरूम है और अगर आप एयर कंडीशनर परचेज कर रहे हैं तो आप एयर कंडीशनर अकाउंट ओपन करिए। लेकिन अगर आपका गारमेंट्स का शोरूम है और आप गारमेंट्स ही खरीद रहे हैं तो फिर आपको क्या ओपन करना पड़ेगा? परचेजेस अकाउंट। एकदम क्लियर? तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ सर्विस, सॉरी देयर इज डिफरेंस बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स। हम जब भी एसेट्स खरीदते हैं आपको एसेट अकाउंट ओपन करना है, और हम जब भी गुड्स खरीदेंगे तो बच्चों हमें परचेजेस अकाउंट ओपन करना है। तो परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड फॉर और फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। तो आप माल खरीद रहे हैं बेचने के लिए या फिर आप माल खरीद रहे हैं उसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए, आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? परचेज। इन्हीं खरीदे हुए गुड्स को आप रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो एज पर योर ऑर्डर ना हो, वो एज पर स्टैंडर्ड ना हो, ठीक है, एज पर क्वालिटी ना हो। तो अगर इन्हीं खरीदे हुए गुड्स को जब हम वापस कर देते हैं तो बच्चों उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। अब इन्हीं गुड्स को जब आप बेच देंगे तो आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? सेल्स। तो अगेन देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ एसेट्स। अगर आप एसेट्स बेचेंगे तो आपको एसेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? सेल्स। अब यहां पर भी जस्ट ऑपोज कर दीजिए कि जो गुड्स हमने बेचे थे वो गुड्स अगर हमारे पास वापस आ जाते हैं, मतलब हमारे जो कस्टमर हैं अगर वो गुड्स हमें वापस कर देते हैं तो बच्चों उसको क्या बोला जाएगा? सेल्स रिटर्न। तो एकदम क्लियर हो गया आपको चारों टर्म्स। गुड्स आपने खरीदे हैं बेचने के लिए, कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा? परचेज। इन्हीं खरीदे हुए गुड्स को हम वापस कर देते हैं, कौन सा अकाउंट ओपन होगा? परचेज रिटर्न। इन्हीं गुड्स को जब आप बेच देते हैं उसे क्या बोला जाता है? सेल्स। और ये ही बिके हुए गुड्स अगर हमारा कस्टमर हमें वापस कर देता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। अगला बच्चों जो आपका टर्म है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और एक चीज मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स एक ही चीज होती है। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। तो आपको अमाउंट मिल चुका है या फिर मिलने वाला है, क्योंकि आपने गुड्स बेचे हैं तो जो भी अमाउंट आपको मिलने वाला है या फिर मिल चुका है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, उसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड सेल्स इज सेम थिंग। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स। अब क्या होते हैं भैया गुड्स? तो गुड्स उन कॉमोडिटीज को बोला जाएगा जिनमें आप डील करते हैं। जैसे आपने देखा, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे पास गारमेंट्स का शोरूम है, तो ये गारमेंट्स क्या कहलाएंगे? गुड्स। तो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप डील करते हैं ना उसे क्या बोला जाता है? गुड्स। गुड्स परचेज फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? गुड्स। आ रही बात समझ में? तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स। एसेट्स बिजनेस में यूज करने के लिए होते हैं, गुड्स को हम बेचने के लिए खरीदते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक एंड इन्वेंट्री। तो बच्चों ये जब गुड्स जब तक अनसोल्ड रहेंगे, यही गुड्स जब तक अनसोल्ड रहेंगे, ये गुड्स जब तक आपके अभी तक अगर बिके नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री। गुड्स रिमेन अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। तो आप तो यह गुड्स को बेच नहीं पाए, तो जितने भी गुड्स आपके पास बचे हैं आप उनको बोलेंगे स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। या फिर आपने रॉ मटेरियल लेके रखा है, अभी तक आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो जो भी रॉ मटेरियल आपके पास बचे हैं बच्चों आप उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक और इन्वेंट्री। तो काफी मिलते जुलते टर्म्स हैं, लेकिन सब में आपस में बहुत डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं बच्चों ट्रेड रिसीवेबल। बहुत अच्छे से समझिएगा, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स की। तो अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो आपने किसी को गुड्स बेचे हैं, सर्विसेज डिलीवर करी है, जिसका पैसा अभी तक हमको नहीं मिला है। मतलब हमने माल बेचा है उधार में, हमने सर्विसेज डिलीवर करे हैं उधार में। तो जो कुछ भी अमाउंट मुझे इन अगली पार्टी से वसूलना है, क्योंकि मैंने इनको गुड्स बेचा है, मैंने इनको माल बेचा है उधार में, उस अमाउंट को क्या बोला जाएगा? उस अमाउंट को बोला जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर? अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं बच्चों कि हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं ना वो बेसिकली डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के अमाउंट से मिलकर ही बनते हैं।
मतलब अगर आप अपने डेटर से कितना पैसा लेना है और आपको बिल के अगेंस्ट में कितना अमाउंट लेना है, उन दोनों अमाउंट को ऐड कर दोगे तो वो क्या कहलाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि पहले हमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल समझने पड़ेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डेटर्स की, अ पर्सन एंटिटी टू हुम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई फर्म जिसको मैंने गुड्स बेचे थे उधार में या सर्विसेज डिलीवर करी थी उधार में, जिसका अभी मुझे पैसा लेना बाकी है, तो उस व्यक्ति और उस फर्म को क्या बोला जाता है, डेटर्स। तो डेटर्स तो होगा इंसान। अब क्या होता है, इन्हीं पर्सन से या फर्म से हम एक एक्सेप्टेंस लिखवा लेते हैं, हम इनसे लिखित में लिखवा लेते हैं कि आप आपको हमारा पैसा कब देने वाले हो। तो वो जो आपका रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, उसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस, जिसमें आपका वो जो डेटर है वो आपको प्रॉमिस कर रहा होता है कि मैं आपको आपका पैसा इतने दिनों तक लौटा दूंगा। बच्चों उसी को बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। तो हमारे पास जितनी एक्सेप्टेंस रखी है और हमें जितना डेटर से पैसा लेना है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल वो अमाउंट है जो कि गुड्स को बेचने से क्रेडिट पे आपने सर्विसेज डिलीवर करी हैं, क्रेडिट पे उसके अगेंस्ट में जो भी अमाउंट रिसीव करना है आप उसको क्या बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स। जस्ट ऑपोजिट कर देना बच्चों तो वो बन जाता है ट्रेड पेबल्स। अब हमने जितने के भी गुड्स खरीदे हैं जिनका अभी तक मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने किसी से सर्विसेज लिए लेकिन जिसके अगेंस्ट में मैंने अभी तक उसको कैश पे नहीं किया है, तो जो भी अमाउंट मुझे अगली पार्टी को देना है, क्योंकि मैंने उससे गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे या सर्विसेज ली थी मैंने क्रेडिट पे, उस अमाउंट को क्या बोला जाएगा, ट्रेड पेबल्स। तो अगर मुझे किसी पर्सन और फर्म को अमाउंट पे करना है तो वो क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स। और इसी तरीके से अगर मैंने भी कोई बिल इशू करके रखा है, एक्सेप्टेंस दे के रखी है, तो उसका जो अमाउंट है वो क्या कहलाता है, बिल्स पेबल। तो बच्चों यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगा कि हमको जितना क्रेडिटर को पैसा देना है और जितना हमको बिल्स पेबल का पैसा देना है, दोनों को ऐड कर दो तो बच्चों टोटल अमाउंट क्या कहलाता है, फिर ट्रेड पेबल्स। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स का जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों कॉस्ट की, तो कॉस्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझता है, किसी भी चीज़ को बनाने की लागत जो है उसे क्या बोला जाता है, कॉस्ट। जैसे पेन देख रहे हैं आप लोग मेरे हाथ में, स्टाइलर होता है बेसिकली ये, इसको बनाने का जो कुछ भी खर्चा आएगा ना उसको क्या बोला जाएगा, कॉस्ट। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑन परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, गुड्स को खरीदने में जो पैसा लगाते हो वो भी कॉस्ट है, या उसको बनाने में जो पैसा लगाओगे उसको भी क्या बोला जाता है, कॉस्ट। कॉस्ट के बाद बच्चों आपका अगला टर्म जो होता है वो होता है वाउचर। अब आपने वाउचर ना देखा है बट आपने उसको किसी और फॉर्म में देखा है। आप लोग जब कभी भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स हमको क्या समझाते हैं, भाई ये खरीद के लेकर आ रहे हो, वो खरीद के लेकर आ रहे हो, उसका बिल जरूर लेकर आना। तो वो जो बिल है ना, वो जो इनवॉइस है, वो बेसिकली प्रूफ होता है कि हमने उस पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया है। तो इसी तरीके से आप उसको यहाँ पर अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, वाउचर्स, एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। जब हम किसी के साथ भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका एक एविडेंस बनाया जाएगा, एक बिल बनाया जाता है, एक इनवॉइस बनाया जाता है, एक मैमो बनाया जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं, आगे समझेंगे। उन्हीं को बच्चों यहाँ पर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, सर, वाउचर। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में जब आप किसी के साथ एंटर होते हैं तो उसका एक एविडेंस बनाया जाता है, एक प्रूफ होना चाहिए, जिसको जनरली हम लोग लेमेंस लैंग्वेज में बिल बोलते हैं, उसी को बच्चों यहाँ पर हम लोग बोलते हैं वाउचर। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बच्चों आपने भी कभी ना कभी इंजॉय किया होगा और हमें बहुत अच्छा लगता है डिस्काउंटेड प्राइसेस पे गुड्स खरीदना। डिस्काउंट बेसिकली क्या है, रिडक्शन इन प्राइसेस। तो आपका जो सेलर है वो प्राइजेस को पहले के कंपैरिजन में कम कर देता है, तो जितने से कम करता है, जितने का डिडक्शन आपको दिया जाता है प्राइजेस पे, उसी को क्या बोला जाता है, डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हैं रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट। तो जब कभी भी मैं आपको कोई गुड्स बेच रहा हूं, वो मैंने आपको कम प्राइस पे बेच दिए, इससे क्या बोला जाएगा, डिस्काउंट। या मुझे आपसे कोई अमाउंट लेना है, मैं आपको थोड़ी बहुत रिलीफ दे देता हूं, थोड़ा पैसा कम ले लेता हूं, उसको भी क्या बोला जाएगा, डिस्काउंट। अब अगर हम डिस्काउंट को बच्चों क्लासीफाई करें तो ये होते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। रिबेट भी बेसिकली डिस्काउंट की ही कैटेगरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है। जब कभी भी बच्चों आप लोग मार्केट जाते हैं, कभी आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट गए होंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ जाके ऑब्जर्व करना। आपने किसी वेंडर से पूछा कि भैया एप्पल, ठीक है, एप्पल कैसे दिया, तो वो आपको कह रहा है कि हमने एप्पल दिया है ₹100 पर केजी, मतलब 1 किलो लेने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, ₹100 देना पड़ेगा। तो जनरली हमारी मॉम क्या करेंगी, वो बार्गेन करेंगी वहाँ पे और वो बोलेंगी कि भैया सही सही लगाओ, हमको 2 लेना है, तो 2 किलो लेना है, तो 2 किलो के हिसाब से तो भैया कितना रुपए हो जाएगा, 200 रुपये बनता है। लेकिन वो वेंडर आपसे बोलते हैं कि काम करिएगा, आप 2 किलो ले रहे हैं तो आप तो 180 दे दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने क्वांटिटी इंक्रीज करी, प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। तो जब कभी भी हम बल्क में गुड्स परचेज करते हैं तो प्राइजेस को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। रिडक्शन अलाउड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो माल आप बेच रहे हो उस पर डायरेक्ट आप डिडक्शन दे देते हो, उसे क्या बोला जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट।
इसके बाद अब हमको भी पता है कि जो पूरा का पूरा बिजनेस है ना बच्चों, ये क्रेडिट लाइन से चलता है। क्या होता है क्रेडिट लाइन, मैं आपको समझा दूं। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को, वो किसी तीसरे बिजनेसमैन को, ये सब आपस में एक दूसरे को उधार में गुड्स अवेलेबल कराते हैं और जैसे ही इनका पेमेंट आ जाता है ये आपको आपका पैसा लौटा देते हैं। तो जैसे मैंने किसी से गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, मैं उन गुड्स को क्या करूंगा, आगे बेच दूंगा। जैसे ही वहां से पैसा आ जाएगा तो मैं अगली पार्टी का पेमेंट कर दूंगा जिससे मैंने गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे। इसी को बोला जाता है बच्चों क्रेडिट लाइन। इसी को क्या बोला जाता है, क्रेडिट लाइन। तो आपने मुझसे बल्क में गुड्स खरीदे तो मैंने आपको जो डिस्काउंट दिया उसको क्या बोला जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। और चूंकि आप मुझे टाइम पर पेमेंट कर रहे हो, नहीं तो क्या भैया अटक जाएगा पैसा, तो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। तो मैं किसी क्या कह रहा हूँ भाई, तुरंत पैसा दे रहा है क्या, ये मैं बिजनेसमैन हूँ, दूसरे बिजनेसमैन को बोल रहा हूँ। अगर आप टाइम पे पेमेंट कर दोगे तो मैं और प्राइसेस कम कर दूंगा। इसको क्या बोला जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। तो जब कभी भी गुड्स बल्क में परचेज किए जाते हैं और प्राइजेस पे रिडक्शन कर दिया जाता है, उसे बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। और प्रॉम्प्ट पेमेंट, टाइमली पेमेंट पे जो अमाउंट पे आपको डिस्काउंट दिया जाता है उसे बोला जाता है कैश डिस्काउंट। अब ये रिबेट बड़ी मजेदार चीज है। ये रिबेट क्या है, रिबेट मतलब है ऐसा डिडक्शन जो कि ना तो ट्रेड डिस्काउंट है ना तो कैश डिस्काउंट है। ये कुछ और ही रीजन से अगर प्राइजेस कम कर दी जाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहां से एक बढ़िया ब्रांडेड जीन्स लेकर आते हैं, ठीक है, वहां से आप एक ब्रांडेड जीन्स लेकर आते हैं 3000 रुपीज में, घर पे जैसे लेकर आते हैं तो आपको पता चलता है वो तो डिफेक्टेड है। आप वापस से शॉपकीपर के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं ये लो अपना जीन्स रख लो, हमें नहीं चाहिए, तो डिफेक्टेड है। तो वो आपसे कहता है अरे कहाँ जा रहे हो, आपको जीन्स तो पसंद है ना, थोड़ा सा ही तो डिफेक्ट है, एक काम करो 3000 की जगह 2000 में दे दूंगा, ये लो अपने 1000 रुपये वापस। इसे क्या बोला जाएगा, रिबेट। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावा भी अगर प्राइजेस में डिडक्शन कर दिया जाता है बच्चों तो उसे क्या बोला जाता है, रिबेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिडक्शन अलाउड इन द सेल वैल्यू ड्यू टू पुअर क्वालिटी, एक्सेस सप्लाई एक्सेट्रा। तो अदर रीजंस हैं, यहाँ ट्रेड डिस्काउंट नहीं लग रहा है, कैश डिस्काउंट नहीं लग रहा है, फिर भी अगर डिडक्शंस किए जा रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा बच्चों, रिबेट। तो डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, डिडक्शन। बल्क में क्वांटिटी में जब आप गुड्स में ट्रांजेक्शन करते हैं तब जो आपके प्राइसेस कम कर दिए जाते हैं उसे बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। टाइमली पेमेंट करने से जो आपको डिडक्शंस मिलते हैं उन्हें बोला जाता है कैश डिस्काउंट। और किन्हीं और रीजन से अगर प्राइस कम कर दी जाती है बच्चों तो उसे बोला जाता है रिबेट। आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास बैड डेट्स। ये जो बैड डेट्स है ना, ये बेसिकली डेटर टर्म से बनाया गया है। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमको कैश लेना है, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमको पैसा लेना है, और अगर वो आपका पैसा देने में अब सक्षम नहीं है तो आपका पैसा डूब जाएगा। उसी को क्या बोला जाएगा, बैड डेट। तो बेसिकली बैड डेट अपने आप में होता है इररिकवरेबल अमाउंट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डेट नॉट रिकवरेबल, एक ऐसा उधार जिसको मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, जिससे मैं अपने डेटर से पैसा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि पैसा डूब गया, उसे क्या बोला जाता है, बैड डेट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अपने आप में एक तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये अपने आप में एक तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है, साल भर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, और एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अपने आप में एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपको ये बताता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपके पास कितने एसेट्स हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं, आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी मदद से मुझे ये पता चलता है कि हमारे पास क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, बैलेंस शीट। अगला टर्म बच्चों जो आपके पास निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है बुक वैल्यू। तो आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, आप एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो जो भी वैल्यू आपने वहां पे रिकॉर्ड कर दी ना उसको बोला जाता है बुक वैल्यू। तो आपका कोई भी ट्रांजैक्शन किस वैल्यू पे उस बुक में रिकॉर्ड किया गया उसको क्या बोला जाता है, बुक वैल्यू। वैल्यू ऑफ एसेट एज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको हम लोग क्या बोलने लग जाएंगे, बुक वैल्यू। तो मेरे उसमें फर्नीचर रिकॉर्डेड है कितने का, 40,000 रुपीज़ का बुक वैल्यू है, मतलब मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है, 40,000। मेरे पास कोई बिल्डिंग है जिसकी वैल्यू है 10 लाख, रिकॉर्डेड कितने में, 10 लाख में मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो मेरे नज़र में उसका वैल्यू कितना है, 10 लाख, क्या बन जाएगा उसका, बुक वैल्यू। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बहुत ही सिंपल है। ये जितने भर भी साल भर में हम लेन देन करते हैं, ये खरीदना, वो बेचना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन जिस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं वही आपकी कहलाने लग जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड उन्हें क्या बोला जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट और उसके बाद है डेबिट। तो आप देख पा रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो या फिर दो से ज्यादा इफेक्ट होते हैं।
आपने किसी से गुड्स खरीदा, तो ऑन द वन हैंड आपके पास क्या आएंगे गुड्स, ऑन द अदर हैंड आपसे क्या चला जाएगा कैश। हुआ कि नहीं आप ही लोग मुझे बताइए, अगर हम किसी से गुड्स खरीद रहे हैं तो हमारे बिजनेस में जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप उसको कैश में पे कर रहे हैं तो आपका कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हुए ना दो इफेक्ट। अगर आपने किसी से गुड्स परचेज करें बच्चों क्रेडिट पे, तो आपका जो गुड्स है वो स्टॉक जो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर क्रेडिट पे आपने परचेज किया है ना तो आपकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हमारी लायबिलिटी भी भाई इंक्रीज हो जाएगी। हो रहा है दो इफेक्ट। तो हर ट्रांजैक्शन जो है वो हमेशा टू साइडेड ही होता है, वन साइडेड सिंगल साइडेड हो ही नहीं सकता है। तो बच्चों हमारे पास दो साइड हो गई। आप रोड पे वॉक करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है कि नहीं, वैसे ही हमारी बुक्स ऑफ जो अकाउंट होते हैं इसमें दो साइड बना दिए गए। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोला जाता है, डेबिट, और राइट हैंड साइड ऑफ द जो आपकी बुक है अकाउंट की, उसका जो राइट हैंड साइड होता है उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिट। तो ट्रेडिशनली राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज द क्रेडिट साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे क्या बोला जाता है, डेबिट साइड। तो ये है बच्चों आपके डेबिट एंड क्रेडिट। कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, तो सीधे बोल देना ये हमारे अकाउंट्स की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उनकी साइड होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज नोन एज डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों एंट्री। एंट्री क्या है, घर वाले बोलते हैं कि नहीं जाओ पासबुक में एंट्री करवा के ले आओ। खैर अब तो ये तो बहुत आउटडेटेड हो गया है आज की डेट में। तो जब कभी भी आप किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उस रिकॉर्ड को ही क्या बोला जाता है, एंट्री। रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आप अपने ट्रांजैक्शन को जैसे ही बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे हम उसको क्या बोलने लग जाएंगे, क्या बन गई भैया, इसकी एंट्री बन गई। नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म और हैं, इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट। बड़े मजेदार हैं ये भी, इंसॉल्वेंसी और सॉल्वेंसी। तो इनको समझना है ना तो एक काम करो, पहले चलो सॉल्वेंसी के पास कि भैया सॉल्वेंसी वर्ड का मतलब क्या होता है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है बच्चों एबिलिटी टू रीपे यूर डेट। एबिलिटी टू रीपे डेट। डेट मतलब उधार। अगर मैं अपने उधार लौटाने में सक्षम हूं तो मैं सॉल्वेंट हूं, और अगर मैं अपने उधार लौटाने में सक्षम नहीं हूं तो फिर भैया फिर मैं इंसॉल्वेंट हूं। तो ये मोहिल चौकसी, विजय माल्या, राइट नाउ दे ऑल आर इंसॉल्वेंट, क्योंकि ये अपने उधार चुकाने में सक्षम नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें उधार ले लिया और वो चुकाने में सक्षम है तो आप सॉल्वेंट हो। तो ये बिजनेस के टर्म्स से भी देखा जाता है, अगर आपका बिजनेस उधार चुकाने में सक्षम नहीं है तो आपका बिजनेस इंसॉल्वेंसी पे जा रहा है, और अगर आपका बिजनेस उधार चुकाने में सक्षम है तो बेसिकली आप सॉल्वेंसी पे हैं। ठीक है, आगे बात सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी में। और बच्चों हमारा जो लास्ट टर्म है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये एंड प्रोडक्ट होते हैं आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस का। साल भर में आप जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे, अब ईयर एंड में आप उसका रिजल्ट निकालोगे कि भाई प्रॉफिट हुआ कि लॉस, हमारे एसेट्स कितने हो, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, इन्हीं को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। आपको यहाँ पर क्या बनाने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, और आपको बनाना होता है यहाँ पर बच्चों बैलेंस शीट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर जितने भी पॉसिबल टर्म्स हमने डिस्कस करने थे सारे के सारे टर्म्स हम लोगों ने बच्चों डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे अपने चैप्टर नंबर 3 पे, और वहां पर हम लोग देखेंगे कि अब हमको आगे क्या पढ़ना है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।